भाई को कोई भी नहीं बताएगा इस वाले डांस के बारे में, ये उनके लिए एक सरप्राइज होगा। काव्या ने अपने सब कजिन्स को देखते हुए कहा, ठीक है कोई भी नहीं बताएगा। रात के 11 बज गए हैं, अभी तक हमने प्रैक्टिस शुरू नहीं की, जल्दी से गाना प्ले करो। सुरभि ने कहा, जो काव्या की बेस्ट फ्रेंड भी थी और उसकी ननद भी। अभी 10 मिनट ही हुए थे उन्हें डांस प्रैक्टिस करते हुए कि अचानक किसी ने कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजाया। कौन है ये जिसको दरवाज़ा बजाने की भी तमीज़ नहीं? मैंने कहा भी था कोई भी इस कमरे की तरफ ना आए, मगर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? काव्या ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने ही हार्दिक खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कांपते शब्दों में बोली। इतनी देर से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रही थी? यहाँ सारी लड़कियाँ डांस प्रैक्टिस कर रही हैं, आपका यहाँ कोई भी काम नहीं है भाई, जाएं यहाँ से। सुरभि के ये कहने की देर थी कि हार्दिक ने घूरकर उसे देखा और काव्या की कलाई को जोर से थामते हुए अपनी ओर खींच गया। बहुत शौक है ना तुम्हें नाचने का? वो जोर से दहाड़ा तो काव्या खौफ से उछलते हुए पीछे हट गई। तो छोड़िए मुझे, छोड़िए वरना मैं शोर मचा दूंगी। हार्दिक छोड़िए मुझे। 2 महीने पहले ही उसकी मंगनी हार्दिक से हुई थी। काव्या 20 साल की थी जबकि वो 28 साल का। पहले हार्दिक इस मंगनी पर रजामंद नहीं था। मंगनी के 1 महीने बाद तक उसने काव्या को एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था। और बात ये नहीं थी कि काव्या सुंदर नहीं थी, वो तो बहुत खूबसूरत थी। लड़के तो उसे देखकर दिल थाम लिया करते थे, लेकिन काव्या ने कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराई। उसके मन का तो एक ही मालिक होता जो उसका हमसफ़र बनता, और किस्मत ने उसका हमसफ़र हार्दिक को बना दिया था, जो 1 नंबर का घमंडी और गुस्से वाला था। पूरा 1 महीना मंगनी के बाद काव्या का ये सोचते हुए गुजरा था कि जब इंसान को मैं पसंद नहीं तो इसने आखिर मंगनी क्यों की थी। लेकिन उसे तो शुक्र मनाना चाहिए था कि 1 महीना तो उसका इतना सुकून से गुजरा। अब तो उसके ऊपर बस कयामत ही कयामत टूटने वाली थी। न जाने अचानक से हार्दिक को क्या हो गया था। पिछले 1 महीने से तो जैसे उसकी सांसों पर हुकूमत करने लगा था। किसने इजाज़त दी तुम्हें यूँ डांस करने की? हाँ बोलो। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा था कि कमरे में मौजूद सारी लड़कियां डर के मारे सहम गईं। सुरभि भी हैरानी से अपने भाई की ओर देख रही थी। वो आज किसी अनजान डरावने शख्स की तरह लग रहा था। मैं तो बस अपने भाई की मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही थी, और वैसे भी अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है जो आप मुझ पर ऐसे हुक्म चला रहे हैं। काव्या ने कांपती आवाज़ में हिम्मत जुटाकर कहा और कमरे से निकलने लगी। तभी हार्दिक ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। शादी तो समझो हो गई शादी, अभी और इसी वक्त। उसकी आंखों में अचानक से ही पागलपन उतर आया था। शर्ट के आधे बटन खुले हुए, बाल बिखरे थे, और उसकी गहरी नज़रों में वो आँख थी जो किसी को भी जला कर रख दे। वो उसे एक झटके में अपने कमरे में घसीट कर ले गया और गुस्से से उसे बेड पर पटक दिया। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और सुरभि तेजी से कमरे में दाखिल हुई। भाई ये क्या तरीका है? आप लोगों को ये तमाशा क्यों दिखा रहे हैं? बाहर सब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। छोड़िए काव्या को। सुरभि यहाँ से चली जाओ, ये हम दोनों का आपसी मामला है। हार्दिक गुर्राया। भाई मैं मानती हूँ ये आप दोनों का मामला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप किसी की इज्जत यूँ ज़मीन पर रौंद दें। बात प्यार से भी सुलझाई जा सकती है। इस तरह सबके सामने तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? वो भाई से पूरे 10 साल छोटी थी, मगर इस वक्त एक बड़ी बहन की तरह डट कर खड़ी थी। काव्या को वापस जाना चाहिए। जिस तरह से आपने उसे यहाँ लाया है ना, बहुत गलत किया आपने। ख़ानदान में बहुत बातें बनेंगी अब। मुझे परवाह नहीं, तुमसे कहा ना जाओ यहाँ से। हार्दिक ने आंखें तरेरी। सुरभि हार्दिक को गुस्से से घूरती हुई कमरे से चली गई। हार्दिक ने फौरन दरवाज़ा लॉक किया और धीरे धीरे काव्या की ओर बढ़ने लगा, जो बेड पर सहमी हुई पीछे सरकती जा रही थी। बहुत शौक है ना तुम्हें अय्याशियाँ करने का? डांस पार्टी ये सब नाटक मुझे नहीं पसंद, नहीं गवारा मुझे। उसकी आवाज़ अब एकदम चीख में बदल गई थी। तुम्हें खुश देखकर मेरे अंदर आग लग जाती है, चिंगारियाँ फूटती हैं। मैं नहीं देख सकता तुम्हें खुश, समझी तुम? जब तुम रोती हो, तड़पती हो, मेरे अंदर सुकून उतरता है। काव्या ने अपने कानों पर हाथ रख लिए उसकी चीखों से बचने के लिए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जिस शख्स से उसने अपने अनगिनत सपने जोड़े थे वो उसकी रूह को नोच रहा था। वो सोचती थी शायद शादी के बाद सब बदल जाएगा, शायद हार्दिक प्यार करना सीख जाएगा, लेकिन आज उसके मुंह से जो निकला उसने काव्या को जिंदा लाश बना दिया। और फिर जो आगे कहा गया वो तो जैसे कयामत बनकर टूटा। अब तुम्हारे भाई की शादी बाद में होगी,
पहले हमारी होगी, और वो भी सुबह, समझी तुम? हार्दिक दांत भींचते हुए उसके करीब आया। काव्या की रूह कांप गई। नहीं हार्दिक, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? काव्या के चेहरे पर डर और बेयकीनी के भाव उभर आए थे। वो पीछे हटने लगी। एक छोटी सी नाकाम कोशिश कर रही थी उससे बचने की, मगर हार्दिक की पकड़ हर पल और मजबूत होती जा रही थी। हार्दिक प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मेरे मम्मी पापा को परेशान मत कीजिए। कुछ ही दिन तो बचे हैं हमारी शादी में। मुझे सुकून से अपने भाई की शादी एंजॉय करने दीजिए। शादी के लिए इतनी जल्दी मत कीजिए। प्लीज हार्दिक प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? काव्या की आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू छलकने लगे। हार्दिक ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसके अंदर जैसे तूफान मचा हुआ था। वो मासूम सी आंखें जो आंसुओं से भीगी थीं। यही तो आंखें थीं जिन्होंने उसका चैन छीन लिया था, उसकी पूरी जिंदगी उलझा दी थी। और अब जब उन आंखों से आंसू बहते देखे तो जैसे कुछ अंदर ही अंदर चटकने लगा था। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। इन आँखों की मासूमियत से मैं पहले भी पिघल गया था, लेकिन अब नहीं। अब ये आँखें हमेशा रोएंगी। इन आंसुओं में ही तुम्हारा सुकून डूबेगा काव्या। उसके चेहरे पर एक जिद, एक पागलपन, एक अना की परत साफ झलक रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी सुबह होगी तो सुबह होगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और हाँ, बाकी के सारे हिसाब किताब अब शादी के बाद पूरे होंगे। उसने उसे पीछे धक्का देते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। और काव्या वहीं फर्श पर ढह गई, फूट फूट कर रोने लगी। न जाने वो ऐसा क्यों कर रहा था, किस जुर्म की सजा दे रहा था उसे। हार्दिक के कमरे से जाते ही 2 मिनट बाद ही सुरभि काव्या के पास आ पहुंची। काव्या, तुम इस तरह जमीन पर बैठी क्यों रो रही हो? उठो, चलो सोफे पर बैठो और बताओ हुआ क्या है, क्या कहा भाई ने? मेरा क्या कसूर है सुरभि? मेरा क्या कसूर है जो हार्दिक मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं? वो हिचकियों के बीच बोली। सुरभि उसके आंसू साफ करने लगी। मुझे बताओ तो सही, आखिर भाई ने क्या कहा? वो कहकर गए हैं कि हमारी विदाई सुबह होगी। क्या सुबह? सुरभि अविश्वास में चौंकी। हाँ सुरभि, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम अपने भाई से बात करो, उनसे पूछो क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा। मैं ये बातें मम्मी पापा को नहीं बता सकती, वो बिना वजह परेशान हो जाएंगे। पापा की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, उन्हें जरा से भी टेंशन देना नहीं चाहती। प्लीज़ सुरभि, तुम बात करो। काव्या की हालत देखकर सुरभि का दिल मुट्ठी में आ गया था। उसका हर आंसू जैसे सुरभि के दिल पर गिर रहा था, मगर वो खुद को मजबूत बनाए हुए थी। ठीक है काव्या, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी बात करती हूँ हार्दिक भाई से। वो नरम लहजे में बोली और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाहर लॉन में हार्दिक टहल रहा था। चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में उलझनें साफ तैर रही थीं, जैसे वो खुद अपने अंदर किसी जंग से लड़ रहा हो। भाई, सुरभि उसके पास आई। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं काव्या किस हाल में है? हार्दिक रुक गया। उसकी नजरें सुरभि पर जम गईं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, बीच में मत आओ सुरभि। ये हमारा आपसी मामला है। नहीं भाई, जब आप मेरी भाभी या यूं कहूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, उसे रुलाएंगे, तो मैं बीच में ज़रूर आऊँगी। आप उसे क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? क्या किया है उसने ऐसा? बताइए मुझे। हार्दिक की आंखें पल भर को बंद हुईं, जैसे किसी कड़वी याद ने उसकी रूह को झंझोड़ दिया हो। इतने में सरिता जी और विनोद जी की गाड़ी गैराज में आकर रुकी। हार्दिक की आंखें फौरन उस दिशा में मुड़ी। अंकल आंटी आ गए हैं, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है सुरभि, तुम अंदर जाओ, उसने सर्द अंदाज में कहा। सुरभि ना चाहते हुए भी अंदर चली गई, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। वो चली तो गई, मगर दिल बेचैन था, अंदर अंदर कांप रहा था। इधर सरिता जी और विनोद जी घर में दाखिल हो चुके थे। हार्दिक ने उन्हें प्रणाम किया, मगर चेहरे की गंभीरता अब छुप नहीं पा रही थी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? चेहरा क्यों उतरा है? सरिता जी ने चिंता से पूछा। विनोद जी ने हैरानी से पूछा तो हार्दिक ने एक पल को हिचकिचाहट महसूस की। फिर नजरें नीचे करते हुए बोला, अंकल, मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ ड्राइंग रूम में चलिए। सरिता जी का माथा ठनका। सब खैरियत है ना हार्दिक? तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लेकिन हार्दिक ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीधा ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गया। सुरभि दरवाजे पर खड़ी पर्दे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कोई बड़ा तूफान ना आए। सुरभि और हार्दिक अकेले रहते थे। उनके माता पिता का 1 साल पहले एक भयानक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था।
उस हादसे ने उन लोगों की जिंदगियों की जमीन खींच ली थी। उनका ऐसा कोई सगा रिश्तेदार नहीं था जो उन्हें संभालता। जो दूर के रिश्तेदार थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो दो बेसहारा बच्चों के सिर पर हाथ रखें। हार्दिक तो फिर भी अपने गमों को सीने में दबाकर संभल गया था, लेकिन सुरभि जो सिर्फ 18 साल की मासूम सी लड़की थी, वो खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाई। माँ बाप के यूं अचानक चले जाने से उसकी रूह तक चटक गई थी। उसे पागलपन के दौरे तक पड़ने लगे थे। ऐसे में सरिता जी और विनोद जी थे जो इन दोनों का सहारा बने। वे पड़ोस में ही रहते थे और सुरभि के मम्मी पापा से बेहद गहरी दोस्ती थी। घरों में आना जाना था। रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर रिश्तेदारी तक पहुंचने वाला था, लेकिन करीना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उसकी ये गलती ने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया था। फिर भी उसके इतने बड़े धोखे के बावजूद उन सबकी दोस्ती खत्म नहीं हुई थी। सरिता जी और विनोद जी ने इन बेसहारा बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। खासकर सरिता जी ने तो अपने घर से ज़्यादा वक्त अब हार्दिक और सुरभि के घर में बिताना शुरू कर दिया था। उन्होंने सुरभि की दिलो जान से देखभाल की, हार्दिक को सहारा दिया और फिर धीरे धीरे दोनों बच्चे फिर से संभलने लगे। लेकिन उनके लिए भी ये सब आसान नहीं था, क्योंकि उनके खुद के भी 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 जुड़वा बेटियां, करीना और काव्या। दोनों बहनें एक जैसी लगती थीं, बही आंखें, बही होंठ, बही मासूमियत। बस एक फ़र्क था, करीना तेज, जिद्दी और मनमानी करने वाली लड़की थी, जबकि काव्या सीधी सादी, सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने वाली लड़की। सरिता जी जब सुरभि को संभालने में व्यस्त रहीं तो काव्या बिल्कुल अकेली हो गई। काव्या तो माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। ऐसे में वो भी अक्सर सुरभि के घर आ जाया करती थी और फिर धीरे धीरे उसकी सुरभि से गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन सरिता जी कब तक अपना घर और अपने बच्चों को छोड़कर इन दोनों बच्चों का सहारा बनती। तब उन्होंने एक रास्ता ढूंढा। उन्होंने हार्दिक से बात की और काव्या का रिश्ता उससे तय कर दिया। हार्दिक तैयार तो नहीं था, लेकिन सरिता जी के इतने एहसान थे उन पर कि मना नहीं कर पाया। वैसे भी काव्या में कोई कमी तो थी नहीं, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, सलीकेदार थी, तो इनकार की कोई वजह सामने नहीं थी। विनोद जी ने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते हुए पूछा, खुलकर बताओ बेटा, बात क्या है? हार्दिक ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर बोला, अंकल, मैं चाहता हूँ कि मेरी और काव्या की शादी सुबह सुबह सादगी से करा दी जाए। सरिता जी का चेहरा एकदम बदल गया। क्या कहा तुमने? सुबह? इतनी जल्दी शादी? हार्दिक बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तो नैतिक की शादी के फंक्शन बाकी हैं, तैयारियां चल रही हैं और तुम कह रहे हो कि कल सुबह तुम्हारी शादी? विनोद जी की आंखों में भी हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी छलक आया था। ये क्या मजाक है हार्दिक? तुम्हें हो क्या गया है? कोई बात हुई है क्या? खुलकर बताओ। यूँ चुपचाप अकेले फैसला क्यों ले रहे हो? मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा अंकल जी, बस अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जितनी बातें फैल रही हैं ना खानदान में, जितनी नज़रें उठ रही हैं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन सी बातें फैल रही हैं? करीना की वजह से अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है, तो हमें बताओ, उनका मुंह तोड़ कर रख देंगे हम। विनोद जी का स्वर सख्त हो गया था। करीना, जो लगभग 8 महीने पहले अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ घर से भाग गई थी और एक गैर जाति के लड़के से शादी कर ली, उसके बाद घर वालों ने उससे रिश्ते तोड़ लिए थे। सरिता जी की आंखें भर आईं। बेटा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? काव्या तो बच्ची है, खामोश रहती है, कभी किसी चीज़ की शिकायत तक नहीं की उसने। फिर अचानक से ये शादी का फैसला क्यों? मंगनी हो चुकी है, शादी भी तय है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों बेटा? हार्दिक की नज़रें झुक गईं। उसके शब्द धीमे मगर बोझिल थे। आंटी, काव्या बहुत अच्छी है, बहुत मासूम, मगर अब मुझे लगता है ये रिश्ता या तो पूरा हो जाए या फिर ख़त्म। मैं अब और इस अधूरे रिश्ते में नहीं रहना चाहता। विनोद जी ने कड़क कर कहा। तुम्हारे लहजे से लग रहा है जैसे तुम किसी दबाव में हो हार्दिक, साफ साफ बताओ, कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? हार्दिक ने एक लंबी चुप्पी के बाद बेहद ठंडे स्वर में कहा, बस अंकल, इतना समझ लीजिए कि मेरे लिए अब ये फैसला करना ज़रूरी हो गया है। या तो सुबह शादी होगी या फिर मैं इस मंगनी को तोड़ने का ऐलान कर दूंगा। ये सुनते ही सरिता जी की जुबान जैसे तालू से चिपक गई, आंखों से कनकहा दर्द बह निकला। हे भगवान, ये कैसा वक्त दिखा दिया तूने। वो धीरे से बड़बड़ाई, मैं जानता हूँ लोग तुम्हें बरगला रहे हैं हार्दिक, हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, मगर कोई बात नहीं बेटा, जो तुम चाहो वही होगा। विनोद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है हार्दिक, हम काव्या की शादी सुबह ही कर देंगे। हार्दिक ने सिर झुकाकर
धीरे से हाँ में सर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। विनोद जी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। शादी के बाद मैं काव्या को यहाँ से ले जाऊँगा। उसकी बात सुनकर सरिता जी और विनोद जी दोनों चौंके। कहाँ ले जाओगे तुम उसे? अभी तो उसके भाई की शादी है बेटा। विनोद जी का स्वर अब तल्ख हो गया था। मैंने एक नया अपार्टमेंट लिया है, मैं उसे वहीं ले जाऊंगा। हार्दिक का लहजा बिल्कुल सपाट था। और ये घर, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना बेटा? सरिता जी की आवाज़ कांप उठी थी। हम तो यहाँ सिर्फ नैतिक की शादी होने तक के लिए रुके हुए हैं। बाद में तो तुम्हें ही इस घर में रहना है। हम तो चले जाएंगे अपने छोटे से फ्लैट में। और अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम पहले ही बता देते, हम अपने उसी छोटे से घर में अपने बेटे की शादी कर लेते। हमें तो लगा तुम्हारा घर बड़ा है तो शादी के इंतजाम करने में आसानी रहेगी। ऐसी बात नहीं है अंकल जी और आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। लेकिन बस अब इस घर में मेरा दिल घबराता है। माँ बाप की कमी हर कोने में महसूस होती है। उनकी यादों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुकून चाहता हूँ। अगर यहीं रहूँगा तो शायद उनकी याद में पागल हो जाऊँगा। हार्दिक की आवाज़ भर्रा आई थी। विनोद जी ने गहरी सांस ली और ख़ुद को समेटते हुए बोले, ठीक है हार्दिक, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, बस तुम हमारी काव्या को खुश रखना। हार्दिक चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। सरिता जी ने तुरंत विनोद जी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक बेचैनी थी। आपने क्यों हाँ कर दी शादी के लिए? ऐसा क्या है जो हार्दिक इतनी जल्दी कर रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा विनोद जी। विनोद जी की आंखों में भी बेचैनी थी, पर उनका स्वर बेहद दृढ़ था। सरिता, एक बार हमारी इज्जत का तमाशा लग चुका है। अब मैं कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो हो रहा है खामोशी से होने दो। मैं जानता हूँ खानदान वाले इसे भड़का रहे हैं। इसके जितने भी दूर पार के रिश्तेदार हैं ना, सबकी नज़र इसकी दौलत पर है। सब इसे मिसयूज करना चाहते हैं। लेकिन मैं प्रमोद को अपने सगे भाइयों की तरह मानता था और उसके बच्चों को अपने बच्चों जैसा। मैं उसके बच्चों का गलत फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा। ये दौलत जो प्रमोद के खून पसीने से कमाई थी वो किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। ठीक है हार्दिक, अभी शादी चाहता है ना तो कर दो शादी। आज नहीं तो कल तो करनी ही थी, तो फिर सुबह क्यों नहीं? लोगों के पास तो बहाना है करीना का। वही नाम लेकर सब इसे भड़का रहे हैं, इसे इस रिश्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना, शोभा भाभी और प्रमोद ने तो पहले ही कहा था कि करीना को हार्दिक की दुल्हन बनाना चाहते हैं। लेकिन करीना ने, उसने न हमारा मान रखा न इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अब तुम जाओ काव्या के पास, उसे बता दो कि सुबह उसकी शादी है और उसे हार्दिक के साथ अब जाना है। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची मेरा मान नहीं तोड़ेगी। दोनों पति पत्नी की आंखें भीग चुकी थीं। उधर पर्दे के पीछे खड़ी सुरभि ने ये सारी बातें सुन ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हार्दिक इतनी शिद्दत से शादी और इस घर को छोड़ने की बात कर सकता है। उसने पल भर भी न गंवाते हुए तेजी से पलटा और दौड़कर काव्या के कमरे की ओर भागी। काव्या, काव्या! वो दरवाज़ा खोलते ही हाफती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ सुरभि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने सब कुछ सुन लिया काव्या। वो सब बातें ड्राइंग रूम में, अंकल आंटी और हार्दिक भैया की बातें। कैसी बातें? तुम्हारी शादी की, और वो भी सुबह। और भैया तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और कोई शादी नहीं रुकेगी। ये सब मैंने खुद सुना है। काव्या के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया, पैरों में कपकपी सी आ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? काव्या की आवाज़ बहुत धीमी थी। बेटा, मैं तुम्हारी माँ, कहते हुए सरिता जी कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर नरमी और चिंता दोनों थीं। उनके हाथ में खूबसूरत सा ड्रेस और एक छोटा सा बैग था। बेटा, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इस बैग में रख दी हैं मैंने। सुबह जल्दी से तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उनकी आवाज़ धीमी थी, जैसे किसी भारी दुख को छुपाने की कोशिश कर रही थी। काव्या ने कांपती आवाज़ में पूछा, मम्मी, मुझे शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर ये सब इतनी जल्दी क्यों? मैंने कुछ गलत किया है क्या? हार्दिक इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? सब कुछ तो प्लान था ना। भाई की शादी के बाद मेरी शादी थी, थोड़ा सा वक्त ही तो रह गया था, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? उसकी आंखें भर आईं, गला रुंध गया। सरिता जी ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, कभी कभी कुछ फैसले वक्त से पहले लेने पड़ते हैं और हमें चुपचाप मानना पड़ता है। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हारे भाई को भी समझा दिया है हमने, बड़ी मुश्किल से माना है। एक दिन बाद उसकी फ़्लाइट है, दुआ करना वो सही सलामत लौटे। और हार्दिक भी कह रहा है अब देर नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है तुम्हारे भाई की शादी की, तो वो भी हो जाएगी बेटा,
बस तू अब मजबूत बन जा। अब तुम अपने घर से तैयारी करके अपने भाई की शादी में शामिल होना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हार्दिक ने अपार्टमेंट लिया है, अब वो तुम्हें वहीं लेकर जाएगा। तुम दोनों वहीं रहोगे, लेकिन मेरी बेटी का दिल जब चाहेगा वो अपने माँ बाप के पास आकर रह सकती है। ये कहकर उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आप अच्छा नहीं कर रहे भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर क्यों उसे यहाँ से लेकर जा रहे हैं आप? वो अपने भाई से सवाल पर सवाल कर रही थी, मगर वो अपने मोबाइल में मगन था। भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं? आपको काव्या की तो क्या, आपको अपनी बहन की भी परवाह नहीं है? आप कैसे ऐसे अकेले छोड़कर मुझे जा सकते हैं? मम्मी पापा जिंदा होते तो कभी भी आपको इस घर से जाने नहीं देते, ये सब हरकतें नहीं करने देते। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाता सुरभि, लेकिन मजबूर हूँ। तुम्हारी यूनिवर्सिटी यहाँ से पास पड़ती है, और जहाँ मैंने अपार्टमेंट लिया है वहाँ से यूनिवर्सिटी का रास्ता कम से कम 1 घंटे का है, और इतना टाइम ना मैं मैनेज कर सकता हूँ और ना तुम। यहाँ से तो तुम बस 15 मिनट की वॉक पर यूनिवर्सिटी चली जाती हो। चिंता मत करो, तुमसे मिलने आता रहूँगा। सुरभि, मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारी परवाह है, समझी तुम? अंकल और आंटी के घर में तुम अकेली नहीं हो, और अब तो नैतिक की भी शादी हो जाएगी, उसकी बीवी आ जाएगी, तो तुम्हें भी एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। वो कुछ देर खामोश खड़ी उसे घूरती रही, जैसे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। काव्या और सुरभि पूरी रात सोए नहीं थे। सुबह 11 बजे काव्या को तैयार करने के लिए एक लड़की घर आ गई थी। आधे घंटे के अंदर अंदर उसे तैयार कर दिया गया। क्रीम कलर के लहंगे में वो मासूम सी लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुरभि ने मुश्किल से ही अपने आंसू रोक रखे थे, क्योंकि वो जानती थी अगर वो रोई तो फिर काव्या को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। काव्या, चलो बेटा, हार्दिक गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद उसकी माँ ने उसे हौसला दिया और बाहर लेकर आई, और वहाँ अपने बाप से गले लगती सिसकियाँ भरती रोने लगी। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है काव्या, तूने हमेशा अपने बाप का सिर ऊंचा रखा है, कभी अपने पापा का दिल नहीं तोड़ा, हमेशा हमारी हाँ में हाँ मिलाई है। हमेशा खुश रहो बेटा। विनोद जी भी रो पड़े थे। घर के बाहर हल्की धूप थी, मगर माहौल पर उदासी की एक मोटी चादर तनी हुई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें और करीबी रिश्तेदार दरवाजे पर खड़े थे। सबकी नज़रें हार्दिक और काव्या पर जमी हुई थीं। हर कोई इस अचानक हुई शादी पर हैरान और परेशान था। हार्दिक गाड़ी के पास खड़ा था, चेहरा सपाट, आंखें खाली, जैसे उसके अंदर का शोर भी थक हार कर खामोश हो गया हो। उसने काव्या को आते देखा तो एक पल को उसकी पलकें कांप उठी थीं। उस हसीन चेहरे ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं, मगर वो फौरन खुद को संभाल गया। काव्या धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ी, उसके हर कदम के साथ जैसे पूरे घर की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। हार्दिक गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी, और फिर काव्या को लेकर वो अपनी नई मंजिल की ओर रवाना हो गया। पूरा रास्ता दोनों खामोश रहे थे, एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकला। वो उसे अब एक ऐसी जगह पर लेकर आया था जो आज से पहले काव्या ने कभी नहीं देखी थी। हार्दिक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और काव्या को बाहर आने को कहा, और फिर खुद अंदर चला गया। आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? वो एकदम घबराई हुई सी आवाज़ में बोली। मेरे पीछे पीछे आओ। हार्दिक का लहजा ठंडा था। फिर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में दाखिल होकर वो उसे लिफ्ट तक लेकर गया। लिफ्ट में चढ़ते ही काव्या की धड़कनें और भी तेज हुईं। 4था फ्लोर। जैसे ही लिफ्ट रुकी, हार्दिक तेजी से बाहर निकल गया। काव्या ने एक पल को खुद को संभाला और उसके पीछे पीछे धीरे से चलने लगी। हर कदम पर एक अनजाना सा डर उसके वजूद को जकड़ रहा था। सामने एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा था। हार्दिक ने चुपचाप चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर बिना एक शब्द कहे अंदर चला गया। काव्या कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, फिर जैसे किसी अदृश्य धक्के से आगे बढ़ी और दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंदर की सजावट बेहद खूबसूरत थी। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। कोने में खूबसूरत फर्नीचर, हल्की रोशनी में नहाया हुआ कमरा, दीवारों पर जड़ी खूबसूरत सीनरी, हर चीज़ जैसे ये साबित कर रही थी कि ये जगह पहले से ही किसी खास के लिए सजा दी गई हो। मगर फिर भी उस पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। हार्दिक ने कमरे की खिड़की के पर्दे हटा और धीरे से कहा, अब यही तुम्हारा घर है। काव्या सन रह गई। घर? ये कैसा घर है? हमारा तो घर। वो बोलते बोलते रुक गई। यही हमारा घर है और फिलहाल तुम यहीं रहोगी, अकेली। हार्दिक ने उसकी बात काटते हुए कहा।
मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, बिजनेस टूर पर। काव्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। अकेली यहाँ? मैं तो किसी को जानती भी नहीं, मैं कैसे? हार्दिक ने नजरें चुराते हुए कहा। सब जरूरी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नौकरानी रोज आकर सफाई कर देगी, और जो चाहिए हो। ये नंबर है हाउस मैनेजर का। उसने मेज पर एक चाबी और एक विजिटिंग कार्ड रख दिया। काव्या के गले से जैसे कांटे अटक गए थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। हार्दिक दरवाजे की ओर बढ़ा, मगर हार्दिक हार्दिक उसकी कांपती आवाज ने कमरे की दीवारों को भी हिला दिया। हार्दिक एक पल को रुका, मगर मुड़कर नहीं देखा। अपना ख्याल रखना, बस इतना कहा और दरवाजा बंद करके चला गया, जबकि वो वहीं पत्थर बनी खड़ी रही। ये कैसी शादी थी, कैसी विदाई थी? न कोई शोर, न कोई बारात, न कोई रस्में, और न ही कोई स्वागत, और न पति की जुबान से कोई मीठा शब्द। बल्कि उसने तो एक नज़र भरकर भी उसे नहीं देखा था। काव्या ने अपने सिर से दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंक दिया। सारी ज्वेलरी एक एक करके जमीन पर फेंक दी। अपने होठों से लिपस्टिक को रगड़ रगड़ कर पोंछ दिया, और फिर वो चीख चीख कर रोने लगी, जैसे उसके सीने में बरसों से दबी कोई घुटन एकदम फट पड़ी हो, जैसे उस सजावट के पीछे छिपी हकीकत ने उसकी रूह को चीर दिया हो। उसका दिल, उसकी उम्मीदें, उसकी खुशी, सब कुछ उसी दरवाजे के साथ बंद हो चुका था, और वो अब बस एक नाम की दुल्हन थी, एक अनचाहे रिश्ते की कैदी, जिसकी सजा भी उसे ही भुगतनी थी, बिना जुर्म किए। हार्दिक, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? कमरे की खामोशी में काव्या की सिसकियां मध्यम पड़ने लगीं। वो फर्श पर बैठ गई, घुटनों में मुंह छुपाकर एक बच्चे की तरह रो पड़ी। अचानक दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर दरवाजे पर हल्के से दस्तक हुई। काव्या ने चौंक कर सिर उठाया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजा खुला, हार्दिक फिर से अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। काव्या पलकें झपकाए बिना उसकी ओर देख रही थी, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि वो बाकी वापस आ गया है। हार्दिक ने नज़र चुराकर धीरे से कहा, कुछ चीज़ें भूल गया था, वो लेने आया हूँ। काव्या खड़ी हुई, आवाज़ में थरथराहट थी। कौन सी चीज़? तुम्हारा फैसला या मेरी इज्जत का गुरूर? हार्दिक के कदम रुक गए। वो दरवाजे के करीब ही खड़ा था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ पहुँची है, वो मुश्किल से बोला। काव्या की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। हार्दिक, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, वो अब गुस्से से बोली। तो वो उसके करीब आया। मेरे सामने बोलना है तो धीमी आवाज़ में बोलो। ये गुस्सा, ये सख्त अंदाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो रौबदार शब्दों में उसे घूरते हुए बोला। तो वो सहम सी गई। जाओ और कपड़े बदल लो, और ये अपने चेहरे से मेकअप भी हटाओ। काव्या खामोशी से पलटी और ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई आईने में अपना चेहरा देखा। पूरा चेहरा बिखरा पड़ा था, बिखरे बाल, बिखरा काजल। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उधर हार्दिक कमरे में टहल रहा था। उसके कदमों की छाप और घड़ी की टिक टिक के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। काव्या ने मेकअप वाइप उठाया और धीरे धीरे अपने चेहरे से सारा मेकअप हटा दिया। जब वो तैयार होकर वापस आई तो हार्दिक कुर्सी पर बैठा छत को घूर रहा था। चेंज कर लिया? वो बिना उसकी तरफ देखते पूछने लगा। काव्या ने हल्की सी आवाज़ में हूँ कहा। हार्दिक ने अब नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा था। अच्छी लग रही हो। ये सादगी, ये झूठी मुस्कुराहटें और रंगों से बेहतर हैं। काव्या की आंखों में एक नमी सी लहराई। आप मेरे आंसू बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मेरी आवाज़ नहीं। हार्दिक पल भर के लिए खामोश हुआ, फिर धीरे से बोला। तुम्हारी आवाज़ में आज शिकायत ज़्यादा और मोहब्बत कम है। अब कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो मेरे सामने। और काव्या उसे शिकवा भरी नज़रों से देख कर रह गई। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। काव्या ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा, जैसे फिर वही डर जागा हो कि वो चला जाएगा। क्या आप फिर से चले जाओगे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। हार्दिक उठकर उसके करीब आया। कहती हो तो चला जाऊंगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मर्जी है आपकी। पहले कौन सा मेरी बात मानी जाती थी जो अब मानी जाएगी? ये कहकर वो बेड पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गई। हार्दिक ने कमरे की लाइट बंद की तो वो एकदम से डर गई। लाइट क्यों बंद की? वो उठकर बैठ गई। मेरे ख्याल से जब सोते हैं तो लाइट बंद करके ही सोते हैं। नहीं, आप प्लीज़ लाइट ऑन कर दें, मुझे अंधेरे से डर लगता है। हार्दिक ने उसकी एक न सुनी और बेड पर आकर लेट गया। कमरे में घुप अंधेरा था। आप
आप भी यहीं सोएंगे? वो कांपते हुए शब्दों में बोली। हाँ, तो और कहाँ सोऊंगा? वो झट से बोला। नहीं, आप बेड पर सोएंगे या मैं? वो तकिया उठाए बेड से नीचे जमीन पर पांव रखने ही लगी कि हार्दिक ने उसका बाजू थाम कर उसे अपने पास खींच लिया। हार्दिक प्लीज छोड़िए मुझे। खामोश, बिल्कुल खामोश। अब तुम मेरी बीवी हो, पूरी रस्मों रिवाजों से हमारी शादी हुई है और अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये कहकर उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। एक झटके से उसने काव्या को अपने वजूद के नीचे कर लिया और अपना भारी वजूद उसके नाजुक वजूद पर रख दिया। धीरे हार्दिक, उसकी घुटी घुटी सी आवाज निकली। तुम्हारी आवाज ना आए मुझे। वो उसकी गर्दन पर अपना स्पर्श शिद्दत से छोड़ने लगा, जिस पर वो कांप उठी। हार्दिक प्लीज, मुझे लग रही है अभी तो सिर्फ तुम्हारी गर्दन पर, तुम्हारे नरम मुलायम होठों पर अपनी शिद्दतों के निशान छोड़े हैं। जब तुम्हारी गहराइयों में जाऊंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। उसकी शर्ट को पेट से ऊपर उठाता उसके पेट पर अपने दहकते होंठ रख दिए थे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी तो उसने उसके दोनों हाथों को मजबूती से थाम लिया। तुम मुझे नहीं रोक सकती काव्या, कहते हुए वो नीचे की ओर सरकता चला गया और उसके नाजुक वजूद पर अपने होठों का स्पर्श बिखेरता रहा और फिर हर चीज से आज़ाद करता। अब उसके नरम नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भर चुका था और अपने अंदर का सारा गुस्सा, जो न जाने कितने महीनों से उसके अंदर पल रहा था, सब काव्या पर निकाल दिया। गहरी सांसें लेता हुआ अब वो काव्या को अपने साथ लगाए बिस्तर से टिककर बैठ चुका था, जबकि निशब्द काव्या उसके सीने पर सिर टिकाए हुए थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपना सिर उठाया, शिकायती नज़रों से हार्दिक को देखा। आपने तो कहा था आप अपने बिजनेस के टूर पर विदेश जा रहे हैं, फिर रुक क्यों गए? तुम्हारी मोहब्बत में नहीं रुका। वो उसे देखकर तंजिया अंदाज में हंसा। बल्कि तुम पर जुल्म करने के लिए रुका था। पहले मैं तुम्हें अकेले की मार मारना चाहता था, तन्हाई में तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता था, लेकिन ये तो बहुत आसान सज़ा होती तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें अपनी संगत की सज़ा दूंगा। जानती हो औरत के लिए सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है? जब उसका पति उससे प्यार न करे, उसके बावजूद हर रात उस पर अपना हक जताए। अब हर रात तुम्हें मुझे इसी तरह बर्दाश्त करना होगा। मैं हर रात तुम्हें ऐसे ही तकलीफ दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हें अब तकलीफ सहनी होगी, दर्द सहना होगा, जैसे मैंने सहा है। जब तुम्हारी बहन ने मुझे ठुकरा दिया, मुझे छोड़कर चली गई, इसका बदला तुमसे लूँगा। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गई, जैसे सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। हार्दिक, हार्दिक, ये क्या कह रहे हैं आप? काव्या की आंखों में खौफ, दुख और हैरत के सारे रंग एक साथ आए थे। हार्दिक, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो कांपते शब्दों में बोली। आवाज़ बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। जमीन जैसे उसके पैरों के नीचे से निकल गई थी। वो एक झटके से उससे दूर हटी थी। उसे ये तो पता था कि करीना और हार्दिक की शादी की बातें चल रही थीं घर में, लेकिन हार्दिक उसके प्यार में इस कदर आगे बढ़ चुका था, उसे नहीं पता था। हार्दिक का चेहरा सख्त और बेअसर था। आंखों में नफरत की चमक थी, जो काव्या ने पहले कभी नहीं देखी थी। मोहब्बत समझकर तुम्हें ब्याह कर नहीं लाया, मैं बदला लेने के लिए लाया हूँ, उसने ठंडे शब्दों में कहा और काव्या की पलकों से आंसू लुढ़क पड़े। वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर सब बेमतलब था। मेरी बहन ने क्या किया था मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया हार्दिक, फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? हार्दिक के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। लेकिन इसीलिए तो सजा है, क्योंकि तुम उसकी बहन हो। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ हार्दिक, जिससे बदला लिया जाए। मैं इंसान हूँ, एक जिंदा इंसान। बदला लेना है तो जाकर करीना से लो, वो सिसक कर बोली। हार्दिक के चेहरे पर पल भर को एक झिझक सी आई थी, जैसे उसकी बात ने कोई चुभन पैदा की हो, मगर फिर वो पलटा और ठंडे शब्दों में बोला, अब तुम सिर्फ एक जरिया हो मेरी तकलीफ़ कम करने का, और कुछ नहीं। करीना से मोहब्बत करता था मैं, बेतहाशा करता था। अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था उससे। मेरा इजहार मोहब्बत सुनकर उसके चेहरे पर रंग बिखर गए थे। एक शर्मीली सी मुस्कान जिसने मुझे हिम्मत दी थी ज़िंदगी जीने की। मैं उसके संग ज़िंदगी गुजारने के सपने सजाने लगा था। फिर भी तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया, मेरे अरमानों को कुचल दिया। ये सुनकर काव्या जोर जोर से रोने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद को ख़त्म कर ले। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर मुझे पता होता आप मुझसे शादी करीना का बदला लेने के लिए कर रहे हैं तो मैं मर जाती, लेकिन कभी भी शादी नहीं करती। खामोश, बिल्कुल खामोश। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। अब सिर्फ तुम मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त करोगी, पल पल रोगी, तड़पोगी।
वो गुस्से से दहाड़ा तो वो डर कर अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो सड़क कर बेड के किरान से टकरा कर बैठ गई। आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। दिल में एक टूट फूट मच चुकी थी। हार्दिक के शब्द हर पल उसके दिल को कचोट रहे थे। वो उठकर किनारे पर आकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे को झुककर देखा, मगर आंखों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ इंतकाम की आग थी। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है ना, वो मेरी आंखों में बरसों से था काबिया। तुम्हें सिर्फ जरा सा एहसास दिला रहा हूँ। तुम्हारी बहन ने जो मेरे साथ किया, उसका खामियाजा तुम भुगतोगी। और पता है तुम्हारी गलती क्या है? कि तुम करीना जैसी देखती हो ना, ये आंखें, ये होंठ, ये बाल और तुम्हारा पूरा वजूद जो हूबहू करीना जैसा है। जब भी तुम्हें देखता हूँ, करीना की नफ़रत दिल में और भी ज़्यादा बढ़ती है। और ये नफ़रत अब सारी की सारी तुम्हारे ऊपर ही उतरेगी। काव्या ने धुंधलाती निगाहों से उसे देखा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, शब्द गले में अटक गए थे। बस करें प्लीज़, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? वो मुश्किल से बोल पाई। हार्दिक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरे दिल में अब सिर्फ नफ़रत बची है और वो तुम्हारे हिस्से में आएगी। वो पीछे हटकर कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा जोर से बंद कर गया। काव्या ने दरवाजे की ओर देखा, फिर सकते में वहीं मुंह छुपाकर रोती चली गई। पूरे कमरे में अब उसकी सिसकियां गूंज रही थीं और दिल में एक ही सवाल था, आखिर मेरा क्या कसूर था? वो रोती रही। सुबह न जाने किस वक्त उसकी आंख लगी। दरवाज़ा खुला, हार्दिक अंदर दाखिल हुआ। कदमों की आहट पर काव्या ने आंखें खोली, मगर उसने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। वो चुपचाप लेटी रही। हार्दिक ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। उसके हाथ में पानी का गिलास था जो उसने टेबल पर रख दिया और उसके करीब आया। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, और हाँ, रो लो जितना रोना है। मेरे दिल के जख्म भी कुछ कम नहीं है काव्या। तुम तो बस बर्दाश्त कर रही हो, मैं तो जल रहा हूँ बरसों से। काव्या की आवाज़ मुश्किल से निकली थी। आपने करीना से मोहब्बत की थी, मुझसे नहीं, फिर सजा मुझे क्यों? वो एकदम ठंडे शब्दों में बोलती हुई उठी। हार्दिक का चेहरा सख्त हो गया। वो झटके से उसके करीब आया। क्योंकि तुम्हारे खून में भी वही धोखा होगा जो तुम्हारी बहन में था। उसने मेरी मोहब्बत को रुस्वा किया और तुम बस उसका चेहरा हो मेरे सामने। तुम्हें देखकर मुझे उसकी बेवफाई याद आती है। काव्या ने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक थकान भी उतर आई थी। तो फिर मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। क्यों नहीं ख़त्म कर देते इस तकलीफ़ को हमेशा के लिए? ना मैं रहूँगी, ना आपको करीना की याद सताएगी और ना उसकी बेवफाई याद आएगी। हार्दिक की मुट्ठियाँ कस गईं। वो पल भर खामोश रहा, फिर सर्द अंदाज में बोला, मरने की नहीं, जीने की सज़ा है तुम्हें, और वो सज़ा मैं बनूंगा तुम्हारे लिए। ये कहकर वो पीछे पलटा और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। नहीं, मैं अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। मुझे मजबूत होना पड़ेगा, वरना ये तो सारी ज़िंदगी मुझे अपनी बातों से, अपने तानों से, अपनी शिद्दतों से मारता रहेगा। मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। मैं ऐसे इस तरह अपनी ज़िंदगी को नर्क नहीं बना सकती। मैं क्यों करीना के किए की सज़ा भुगतूं? वो फ़ौरन उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर जब वो बाहर निकली तो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठी। तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो काव्या, तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। उसने बाल ब्रश किए और अच्छा सा मेकअप करके अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। वो नाश्ता बना ही रही थी कि हार्दिक अंदर दाखिल हुआ। खाने की खुशबू उसे किचन तक खींचकर ले आई थी। उसने पलटकर एक नज़र हार्दिक को देखा और फिर दोबारा अपने काम में लग गई। इतना मेकअप किस खुशी में कर रखा है तुमने? उसने पूछा। वैसे ही, बस मेरा दिल चाहा मैंने कर लिया, उसने जवाब दिया। तो वो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ा और झटके से उसका बाजू पकड़कर अपने ओर खींच लिया। ये मेकअप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आइंदा तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक नज़र ना आए। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो सख्त अंदाज में बोला और आगे बढ़ता हुआ उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। लिपस्टिक हटाने के लिए तेजी से उन्हें सक करने लगा। कुछ ही देर में उसने काव्या के होठों से लिपस्टिक मिटा दी थी। काव्या ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे पीछे धक्का दिया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया, मेरे आगे जबान चलाई। तुम भी बिल्कुल अपनी बहन जैसी हो। मैं बिल्कुल भी करीना की तरह नहीं हूँ, और अगर होती तो अपने बाप के एक बार कहने पर आपसे शादी ना करती। आप मेरे ना बोलने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और हाँ, शाम को मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने जाना है। ये तो तुम्हारी भूल है कि तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी। कल तुम्हारे भाई की बारात है और तुम वहाँ भी नहीं जाओगी, समझी?
वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे देखकर कमरे में चला गया। ये सुनकर उसके हाथ से खाने की प्लेट छूटकर जमीन पर गिर गई। नहीं हार्दिक, प्लीज ये हरकत मत कीजिएगा, मुझे मेरे भाई की खुशियों में शामिल होने दें, प्लीज हार्दिक। वो उसके पीछे कमरे में भागी। हार्दिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हार्दिक, मुझे वहाँ ले चलिए। हार्दिक ने टेबल से अपना मोबाइल उठाया और स्क्रीन उसके सामने कर दी। ये देखो, तुम्हारे माँ बाप के कोई 50 से ज़्यादा बार कॉल्स आ चुकी हैं, लेकिन मैंने एक बार भी अटेंड नहीं की। जब तुम्हारे भाई की शादी ख़त्म हो जाएगी तब मैं उनकी कॉल अटेंड कर लूँगा और तुम्हें वहाँ लेकर भी जाऊँगा। हार्दिक, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में तुम दोनों बहन भाई का साथ दिया, अब उन्हीं लोगों पर जुल्म कर रहे हो। वो गुस्से से उसकी ओर देखने लगी। आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। आवाज़ में दर्द और बेबसी की शिद्दत घुल चुकी थी। आप मेरे जज्बातों की तौहीन कर रहे हैं। आप मेरी तकलीफ को देखकर भी खुश हो रहे हैं। हार्दिक ने उसके हाथों को एक झटके से पकड़ा और जोर से पीछे धकेल दिया। तकलीफ? वो कड़वाहट से हंसा। तुम्हें तकलीफ का मतलब भी नहीं पता काव्या। जो धोखा तुम्हारी बहन ने दिया, जो रुसवाई मैंने सही, वो तुम्हें समझ आ जाए तो शायद तुम खुद को खुशकिस्मत समझो कि मैं तो बस तुम्हें कैद में रखे हुए हूँ, तबाह नहीं किया। लेकिन मेरा क्या कसूर है हार्दिक? सिर्फ यही ना कि मैं करीना जैसी दिखती हूँ। लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं करीना नहीं हूँ। हमारी शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन हमारा नेचर अलग है। वो एकदम गुस्से से चीख पड़ी थी। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं उसी ख़ानदान से हूँ, तो क्या सज़ा मुझे मिलेगी? हार्दिक के चेहरे के भाव एक पल को नरम पड़े, लेकिन फिर वो आंखें चुराकर पीछे हट गया। कसूर नहीं भी है तो सज़ा तुमको ही मिलेगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे ही जरिए बदला लेने का मौका है। जब जब तुम्हें देखता हूँ तो करीना की याद और भी तेज आती है मुझे। मेरे अंदर जुनून भर जाता है। इसी शक्ल पर फिदा हो गया था मैं। यही होंठ, यही आंखें, यही खूबसूरती जिन्होंने मुझे दीवाना कर दिया था। लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ एक धोखा थी। वो मुझे धोखा देकर चली गई और अब इसी खूबसूरती से बदला लूँगा। तुम्हारी सूरत में मुझे करीना नज़र आती है। अगर करीना मेरी ज़िंदगी में आती तो उसे फूलों से भी ज़्यादा प्यार से रखता, लेकिन नहीं। वो तो मेरे अंदर एक जुनून पैदा कर गई। मेरे अंदर के इंसान को मारकर एक जानवर को जिंदा कर गई, और अब वो जुनून, वो हैवानियत तुम पर उतरेगी। तभी मेरे अंदर के जानवर को सुकून मिले। उसके पागलपन और दीवानगी भरे शब्द सुनकर काव्या तो एक पल के लिए सहम कर रह गई थी, जैसे हर उम्मीद, हर ख्वाहिश दम तोड़ चुकी हो। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई थक हार कर। वो जो सुबह उठी थी एक नई उम्मीद के साथ कि खुद को कमज़ोर नहीं बनने देगी, हार्दिक का डटकर मुकाबला करेगी, अपने लिए खड़ी होगी, अपने ऊपर जुल्म नहीं होने देगी, अब सब हिम्मत जवाब दे गई थी। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब आवाज़ में भी कपकपाहट ख़त्म हो चुकी थी, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। मेरे भाई की बारात है। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। सुर भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हमने एक जैसे कपड़े बनाए थे, कितने ख्वाब सजाए थे इस शादी को लेकर कि अपने भाई की शादी में ये करूँगी, वो करूँगी। मगर हार्दिक ने सारे ख्वाब तोड़ दिए। हे भगवान, मैं क्या करूँ? कैसे अपने भाई की शादी में जाऊँ? क्या करूँ, क्या ना करूँ? वो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगी और सोचने लगी कि कैसे अपार्टमेंट से बाहर निकले। दरवाजे के करीब रखे सोफे पर अचानक उसकी नज़र पड़ी, जहाँ हार्दिक ने कल रात अपनी जैकेट फेंकी थी। उसकी आंखों में एक चमक आई। वो तेजी से आगे बढ़ी। जैकेट की जेब में कोई तो चाबी होगी। वो बड़बड़ाई। अचानक से उसके हाथ में चाबी आ गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे चाबी नहीं बल्कि आज़ादी उसके हाथ लग गई हो। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए। अगर हार्दिक वापस आ गया तो? दिल ने डराया। मगर फिर भाई की हंसती मुस्कुराती सूरत, माँ बाप के बेबस चेहरे जो बड़ी ही बेबसी से दरवाजे की ओर देख रहे थे, उसकी आंखों में घूम गए। नहीं, अब रुकने का वक्त नहीं काव्या, वो खुद से बोली, और फिर दबे पांव दरवाजे तक पहुंची। ताला खोलकर धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर खामोशी थी, जैसे किस्मत भी आज उस पर मेहरबान हो गई थी। उसने तेजी से एक बड़ी सी काली चादर ली, चेहरा ढका और फिर सीढ़ियाँ फांदती नीचे उतर गई। दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे, मगर कदम मजबूत थे। आज वो हर कीमत पर अपने भाई की खुशियों का हिस्सा बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपार्टमेंट से निकलकर वो रोड क्रॉस करने के लिए इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ नहीं पता था कि किधर जाना है और किधर नहीं, और ना ही उसके पास पैसे थे। गाड़ियाँ थीं जो रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हे भगवान,
ये रोड क्रॉस कैसे करूं? वो इधर उधर देखती और बड़बड़ाती रही। तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकी, जिस पर 2 जवान लड़के सवार थे। उन्हें देखकर काव्या की जान निकल गई। कहाँ जाना है मैडम? हमें बता दो, हम ले जाएंगे आपको। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो लड़के देखने में ही लफंगे और मवाली टाइप के लग रहे थे। वो उन्हें घूरती हुई सख्त अंदाज में बोली। उधर जब हार्दिक अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया। ये दरवाज़ा क्यों खुला है काव्या? काव्या, ये दरवाज़ा किसने खोला? वो पुकारता हुआ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन ना ही टीवी लॉन्ज में और ना ही बेडरूम में और ना ही किचन में कोई नज़र आया। यहाँ तक कि बाथरूम भी देख लिया, वहाँ भी कोई नहीं था। और ये देखकर तो उसका रंग उड़ गया। काव्या, काव्या कहाँ हो तुम? वो बेचैनी से पूरे अपार्टमेंट का चप्पा चप्पा छान चुका था, मगर काव्या कहीं नहीं थी। दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो चुकी थी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आईं। उसकी नज़रें अचानक टेबल पर पड़ी, जहाँ एक छोटा सा नोट रखा था। कांपते हाथों से उसने वो पर्ची उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जा रही हूँ हार्दिक, इस कैद से, इस तकलीफ से खुद को बचाने। मत ढूंढना मुझे, क्योंकि अब अगर मिली भी तो शायद वो काव्या ना हो जो तुम्हें मिली थी। नोट उसके हाथ से गिर गया। हार्दिक की आंखें कुछ पल के लिए पत्थर हो गईं। फिर अचानक जैसे उसके अंदर का तूफान फट पड़ा। वो इतनी जोर से चीखा कि अपार्टमेंट की दीवारें हिल गईं। नहीं नहीं काव्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो पागलों की तरह दीवार से टकराने लगा, फिर तेजी से बाहर की ओर भागा। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ उतरता चला गया। हर दरवाजे, हर मोड़ पर उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मत ढूंढना मुझे। लेकिन वो कैसे न ढूंढता? वो तो खुद को खो चुका था उसके साथ। वो अब उसे ढूंढने निकला था, शायद अपनी बिखरी हुई सांसें वापस लेने। वो सीधा नीचे बिल्डिंग के मैनेजमेंट के पास आया और उनसे पूछा, क्या आपने मेरी वाइफ को अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा है? कुछ भी मालूम हो तो प्लीज़ बताइए। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, सर आपकी वाइफ पिछले 10 मिनट पहले ही भागती हुई बाहर निकली थी और इस तरफ चली गई। शहर की गलियां वीरान थीं, लेकिन हार्दिक का दिल शोर मचा रहा था। वो हर गली, हर मोड़ पर, हर चेहरे में काव्या को तलाश कर रहा था। अचानक एक सुनसान गली से उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। छोड़ो मुझे, प्लीज़ जाने दो। ये आवाज़, ये तो काव्या की थी। हार्दिक बिजली की तरह उस दिशा में लपका। एक पुरानी टूटी फूटी गली के कोने पर उसे वो मंजर दिखाई दिया जिसने उसके तन बदन में आग लगा दी। 2 लड़के काव्या को जबरदस्ती एक वीरान कोने में घसीटने की कोशिश कर रहे थे। काव्या खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर वे लोग ताकतवर थे, पत्थर दिल। छोड़ दो उसे। हार्दिक की दहाड़ से गली गूंज उठी। वो किसी आंधी की तरह उन पर टूट पड़ा। पहले उन्हें घूंसे मारकर जमीन पर गिराया और जब दूसरे ने चाकू निकाला तो हार्दिक ने उसका हाथ मरोड़कर चाकू उसी के सामने फेंक दिया। अगर मेरे करीब आए तो सांस लेना भूल जाओगे। उसकी आवाज़ में एक दहशत थी। वो दोनों घबरा गए और भाग निकले। काव्या वहीं जमीन पर बैठ चुकी थी, थकी हुई, रोती हुई। हार्दिक ने झुककर उसे सहारा दिया। मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा। काव्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे बरसों बाद कोई अपना दिखाई दिया हो। उसकी आंखों में डर और टूटा हुआ भरोसा, सब कुछ एक साथ था। मुझे लगा था कोई नहीं आएगा, वो मुश्किल से सिसकते हुए बोली। हार्दिक ने उसका चेहरा थाम कर कहा, अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाती, मैं तब भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम मेरी हो, मेरी जिम्मेदारी। माहौल में खामोशी छा गई, मगर दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद जाग रही थी। चलो अपार्टमेंट चलें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अब आप मुझे फिर से सज़ा देंगे अपार्टमेंट से भागने की। आप मुझे अब और भी तकलीफ़ देंगे, मुझे फिर से कैद कर लेंगे। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। और आप क्यों आए मेरे पीछे? करने देना था मुझे उन दरिंदों को जो कुछ करते, नोचने देना था मुझे। क्यों आए आप यहाँ? वो एक बार फिर से बिखर पड़ी थी। अंदर का ज्वालामुखी फिर से फट पड़ा था। मैं तो करीना की बहन हूँ ना, मेरे चेहरे में आपको करीना की झलक दिखती है। वैसे भी आपको तो करीना से मोहब्बत थी, काव्या से तो आपको नफरत है। काव्या से तो बस बदला लेना था आपने। अब जाए यहाँ से प्लीज़। वो अपने शब्दों के खंजर हार्दिक के दिल में पैवस्त कर रही थी। हर शब्द, हर इल्जाम जैसे उसकी आत्मा को चीर रहा था, लेकिन वो खामोश था। उसने कुछ न कहा, सिर्फ एक पल देखा और अगले ही पल बगैर इजाज़त के, बगैर सफाई के उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। छोड़े मुझे, छोड़े हार्दिक। वो मुक्के मारती चीखती रही, खुद को छुड़ाती रही, मगर उस पर कोई असर नहीं था। आपको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं आपको। मगर हार्दिक का चेहरा खामोश था। उसके कदम अब तेजी से अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में कई लोग उन्हें देख रहे थे।
कुछ हैरत से, कुछ हमदर्दी से। मगर हार्दिक का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, काव्या को सुरक्षित घर तक पहुंचाना। वो अपार्टमेंट पहुंचे और दरवाजा बंद किया। नरमी से उसे बेड पर बिठाया। काव्या ने पलटकर मुंह मोड़ लिया। फिर से सजा दोगे ना मुझे? ठीक है, दो सजा। अपने गले में पड़ा दुपट्टा उतार कर उसने साइड पर रख दिया। कर लो अपनी मनमर्जी, तकलीफ पहुंचाओ मेरे वजूद को और अपने अंदर की आग को शांत कर लो। लेकिन याद रखना हार्दिक, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। आपने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत ज़्यादा। हार्दिक ने धीरे से उसके करीब बैठते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। आज पहली बार मुझे अपने ही नज़रों में शर्म महसूस हुई काव्या। वो रुक रुक कर बोला, आज पहली बार मुझे अपनी ही नफरत की गहराई का एहसास हुआ। जानती हो, जब मैं अपार्टमेंट में आया और तुम नहीं मिली तो मेरी जान निकल गई थी और उसी पल मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हुई। मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रही तो मैं मर जाऊंगा। काव्या, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारा वो एक शब्द, मैं जा रही हूँ मुझे ढूंढना मत, मेरी जान खींच कर ले गया था। और अब ये जो मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हुई है, ये मरते दम तक रहेगी। काव्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वो चेहरा जो हमेशा कठोर और घमंड से भरा रहता था, आज टूटा हुआ और शर्मिंदा नजर आ रहा था। तुम सही कहती हो, मुझे तुमसे नफरत नहीं थी, बस खुद से थी। तुम करीना की बहन हो, उसके जैसी दिखती हो, यही सोचकर मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। हमेशा तुम्हें करीना से कंपेयर करता रहा, लेकिन कभी तुम्हारे खूबसूरत दिल को पहचान नहीं पाया। वो धीरे से उसके हाथों को थामते हुए बोला, लेकिन आज जब तुम उन दरिंदों के हाथों में थी, मेरा दिल जैसे बंद हो गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। काव्या की आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर वो अभी भी खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। तो क्या आप मुझे आज़ाद कर दोगे हार्दिक? हार्दिक ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, आज़ाद नहीं करूँगा, क्योंकि अब कैद में तुम नहीं, मैं हूँ। तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों की कैद में, तुम्हारे इन होठों की कैद में, तुम्हारे बालों की इन खुशबुओं में कैद होकर रह गया हूँ। तुम्हारे वजूद, तुम्हारे मासूम दिल की कैद में हूँ मैं। और अब मैं हमेशा कैद में रहना चाहता हूँ। खुद को कैद करके चाबी तो अब समंदर में फेंक दी है मैंने। अब रिहा नहीं होना चाहता, अब सज़ा नहीं, माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। कमरे में खामोशी छा गई थी, सिर्फ धड़कनों की आवाज़ बाकी थी। काव्या की पलकें झुक गईं, वो नज़रें चुराना चाहती थी, मगर हार्दिक की आवाज़ ने जैसे उसे रोक दिया। काव्या, तुम कुछ नहीं कहोगी? वो खामोश बैठी रही, जैसे दिल में बहुत कुछ था मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। फिर वो धीरे से बोली, माफ़ी? क्या हर जख्म का मरहम यही होता है हार्दिक? एक कदम आगे बढ़ा और प्यार से बोला, नहीं, हर जख्म का नहीं, मगर कुछ जख्म सिर्फ थोड़ा सा झुकने से भर जाते हैं। एक छोटा सा शब्द माफ़ी जख्मी दिलों का दर्द थोड़ा सा कम कर देता है। काव्या ने हल्की सी हंसी के साथ आंखों से आंसू पोंछे, दिल की कोई गांठ जैसे खुलने लगी हो। तो फिर बताओ, मेरे दिल की दवा क्या है? हार्दिक ने धीरे से उसका हाथ थामा, जैसे किसी टूटे वजूद को सहारा दिया हो। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम जाना चाहो तो दरवाज़ा खुला है, अगर रुकना चाहो तो ये दिल, ये ज़िंदगी सब तुम्हारा है। काव्या ने देर तक उसकी आंखों में देखा और पहली बार दिल के किसी कोने में एक नरम सी रोशनी जागी, जैसे अंधेरों में उम्मीद ने करवट ली हो। दरवाज़ा खुला था, मगर कदमों ने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ काव्या, आइंदा तुम्हें दुख देने का सोचूंगा भी नहीं। काव्या ने रूठी सी मुस्कान के साथ कहा, एक शर्त पर माफ़ करूँगी। कैसी शर्त? आज के बाद आपकी ज़बान पर सिर्फ मेरा नाम होगा, करीना का नहीं। हार्दिक ने बिना देर की कहा, मेरी जान, मैं वादा करता हूँ तुमसे, आज से हार्दिक की ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ काव्या का नाम होगा, काव्या के अलावा किसी और का नहीं। वो मुस्कुराई सुकून से, जैसे किसी बुझे हुए चेहरे पर फिर से रोशनी लौट आई हो। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की बारात में तो नहीं लेकर जा सका, मगर अब चलो घर, अपने भाई भाभी का स्वागत करने। हार्दिक ने धीरे से उसका दुपट्टा उसके कंधे पर रखा, जैसे उसकी इज्जत, उसकी पहचान, उसका सम्मान, सब कुछ उसे लौटा रहा हो। चलो काव्या, जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छा सा ड्रेस पहनकर मेकअप कर लो। उसकी बात पर काव्या ने अपने पति को चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराती हुई तैयार होने चली गई। जल्दी कर लो मैडम, अब और कितना देर लगाओगी? तुम्हारे अपने तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, मगर इस बार माहौल में कोई बोझ नहीं था, एक सुकून था। काव्या खिड़की से बाहर देख रही थी और हार्दिक बार बार मिरर में उसकी झलक देख रहा था। घर पहुंचे तो दरवाजे पर रंग बिरंगी बत्तियां झिलमिला रही थीं, अंदर से हंसी खुशी की आवाज़ें आ रही थीं।
सब नए जोड़े का इंतजार कर रहे थे, मगर किसी को खबर नहीं थी कि आज बिछड़ी हुई बहन, एक बिखरी हुई बेटी भी लौटकर आने वाली है। हार्दिक ने गाड़ी रोक दी। तैयार हो? काव्या ने गहरी सांस ली। नहीं, लेकिन अब रुकना भी नहीं। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, सबकी नजरें उनकी ओर उठी थीं। सुरभि की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो दौड़कर काव्या से लिपट गई। तू आ गई काव्या, तू आ गई। सरिता जी ने भी कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा। माँ तड़प कर रो पड़ी। मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी है तू? काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। अब ठीक हूँ मम्मी, अब सब ठीक हो जाएगा। हार्दिक ने अपने अंकल आंटी से माफ़ी मांगी, फ़ोन कॉल्स ना अटेंड करने के लिए और काव्या को बारात में ना ला पाने के लिए। ये मंजर देखकर हार्दिक अब पीछे हट गया था। उसने अपना फ़र्ज निभा दिया था। अब वो बस एक तमाशाई बनकर इन पलों को देख रहा था। मगर अगले ही पल काव्या ने पीछे मुड़कर उसका हाथ थामा। अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपने मेरा हाथ उस वक्त थामा जब सब कुछ टूट चुका था। अब ये हाथ कभी नहीं छोड़ना। सबकी आंखें नम हो गईं और माहौल में एक अजीब सी राहत, एक सुकून, एक नई शुरुआत की खुशबू घुलने लगी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।